रामानंद सागर के बनाए रामायण सीरियल में एक सीन तो जरूर देखा होगा। राम और रावण की सेना के बीच में युद्ध छिड़ चुका था। एक एक करके रावण के धुरंधर ध्वस्त हो जा रहे थे। फिर मैदान जंग में कूद पड़ता है मेघनाथ, वही जिसने इंद्र पर विजय हासिल की तो नाम पड़ा इंद्रजीत। दूसरी तरफ राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मोर्चा संभाला हुआ था। पहले राउंड में लक्ष्मण मेघनाथ पर भारी पड़े तो मेघनाथ एक गुप्त गुफा में चला गया। एक यज्ञ शुरू किया ताकि उसे एक ऐसा हथियार मिल सके जिससे वो लक्ष्मण को परास्त कर सके। और फिर क्या था, मेघनाथ का यज्ञ रोकने के लिए चल पड़ी थी वानर सेना, साथ में थे लक्ष्मण। गुफा में पहुंचे, मेघनाथ का ध्यान भंग करने की कोशिश की। हनुमान जी को आइडिया आया, वो कहीं से पानी ले आए थे और झोंक दिया था हवन कुंड में, यानी कि हवन कुंड की अग्नि ही बुझा दी थी और उससे मेघनाथ का यज्ञ भंग हो गया था। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, मेघनाथ बहुत ही डिमोरलाइज्ड हो गया। और ऐसी ही एक कहानी कलयुग में भी घटी, जब एक देश ने पानी के सहारे दूसरे देश का यज्ञ भंग कर दिया था। जी हाँ, ये बात कर रही हूँ साल 1969 की। चे गुवेरा और फिदेल कास्त्रो के देश क्यूबा में तय हुआ था कि एक साल के अंदर अंदर 19 मिलियन टन चीनी का उत्पादन होगा। इसका मतलब था धुआंधार गन्ने की खेती की जानी थी। सो की भी गई। जहां खेतों पर नजर दौड़ाओ वहीं गन्ने की फसल खड़ी थी। लेकिन एक देश था जिसे ये सब रास नहीं आ रहा था। वो किसी भी हाल में क्यूबा को खुश नहीं देख सकता था। क्यों? जवाब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू वाले कवि रामाशंकर विद्रोही ने अपनी एक कविता में लिखा है। नाक के नीचे उसी के क्यूबा भी लाल है। विद्रोही जिस नाक की बात कर रहे थे उसका नाम अमेरिका है। उसी अमेरिका ने क्यूबा के चीनी वाले टारगेट के खिलाफ साजिशें रची। तय किया कि आर्टिफिशियल बारिश के जरिए गन्ने की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया जाएगा। आसमान में घिरे बादलों से अमेरिकियों ने पानी निकाल लिया और हाल ये हुआ कि क्यूबा के कुछ इलाकों में सूखे जैसी स्थिति हो गई थी, तो कहीं पर बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि फसल ही डूब गई। दुनिया अभी अभी क्लाउड सीडिंग के कॉन्सेप्ट से रूबरू हुई थी, यानी कि अभी अभी लोगों को पता चला था कि इंसान चाहे तो कुछ केमिकल्स के जरिए आसमान से बारिश करा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह तरीका इजाद तो किया था किसी एक नेक नियत से, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा देना, वो बात यहाँ पर साबित हुई। यहाँ भी वही हाल हुआ। अलग अलग देशों ने आर्टिफिशियल बारिशों को जंगी हथियार बना लिया, यानी कि वेपन ऑफ वॉर। तो इस वीडियो में सुनाएंगे कहानी कि कैसे आर्टिफिशियल बारिश का इस्तेमाल कर युद्धों में जीत को तय किया गया। कहानी ऐसी कि वियतनाम युद्ध के दौरान कैसे अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बाकायदा एक ऑपरेशन चलाकर लड़ाई के दौरान मौसम को कंट्रोल किया ताकि दुश्मन को हराया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये कहानी याद क्यों आई। राजधानी दिल्ली, जिसका दम बीते कई सालों से घुटे जा रहा है, और वजह है प्रदूषण। और इसी प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का रास्ता अख्तियार किया गया, यानी कि आर्टिफिशियल बारिश। दिल्ली सरकार के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इस प्रोजेक्ट में एक मॉडिफाइड सेसना एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऐसे बादलों में केमिकल छोड़ेगा जिनमें पहले से ही मॉइस्चर हो। इस क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी कानपुर और आईएमडी पुणे ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया है। पहले से तय था कि ये 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में ट्रायल होगा, लेकिन मॉनसून की वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रायल अगस्त के आखिरी हफ्ते में हो सकता है और ट्रायल के दौरान हर उड़ान करीब 90 मिनट की होने वाली है और हर उड़ान में 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया जाएगा। दुनिया के कई देश जैसे चाइना, यूएसए, यूएई इस तकनीक का इस्तेमाल काफी समय से कर रहे हैं। सूखे से निपटने के लिए, स्नोफॉल को बढ़ाने के लिए, हेल स्टॉर्म्स यानी कि ओलावृष्टि को कंट्रोल करने के लिए और कोहरे को कम करने के साथ साथ एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसकी आजमाइश होती रहती है। हालांकि ये टेक्निक तभी काम आती है जब आसमान में पहले से बादल मौजूद हों। अगर ऐसा होता है तो सही वेदर कंडीशन में ये बारिश की मात्रा को 5 से 15% तक बढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ। क्लाउड सीडिंग दरअसल बादलों के अंदर एक तरह की ट्रिगरिंग प्रोसेस है, यानी कि जब एक खास तरह के केमिकल मिक्सचर को बादलों के अंदर छोड़ा जाता है तो हवा में मौजूद वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प इन छोटे छोटे कणों के चारों ओर जमा हो जाता है। धीरे धीरे ये वाटर वेपर पानी की बूंदों या बर्फ में बदलता है और जैसे जैसे ये भारी होते जाते हैं वैसे वैसे ये बारिश या बर्फ बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं।
जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तो इसे कोल्ड क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, और वहीं अगर बादल गर्म होते हैं यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसे वार्म क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। देखिए, अगर वैज्ञानिकों की माने तो क्लाउड सीडिंग को एक मॉडरेटरी इफेक्टिव तकनीक माना गया है। दुनिया भर में हुई रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स में ये सामने आया है कि अगर मौसम अनुकूल हो तो रेनफॉल या स्नोफॉल को एक तय सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसका इस्तेमाल बर्फ और पानी की ज़रूरत को काफ़ी हद तक पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इससे ये बात तो अच्छी तरह समझी जा सकती है कि इंसान लंबे समय से नेचुरल सिस्टम में क्लाउड्स, रेन, स्नो, थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन को कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में बदलता आ रहा है। मौसम को बदलने की साइंटिफिक अप्रोच की शुरुआत 1946 में मानी जाती है, जब विंसेंट जे शेफर और इरविंग लैंगमुइर ने मिलकर एक मॉडर्न वेदर मॉडिफिकेशन का पहला एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी दौरान क्लाउड सीडिंग जैसे एक्सपेरिमेंट की नींव पड़ी थी जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन शुरुआत में वैज्ञानिक उद्देश्यों से की गई वेदर मॉडिफिकेशन तकनीकों को जल्दी ही मिलिट्री यूजेस के लिए हथियार बना लिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, क्लाउड सीडिंग को फायदे की जगह एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। आपको इसका सबसे चर्चित उदाहरण बताती हूँ, अमेरिका का ऑपरेशन सोबर पोपेये। 1967 से 1972 के बीच यूएस एयरफोर्स ने वियतनाम वॉर के दौरान एक सीक्रेट मिशन चलाया जिसे ऑपरेशन सोबर पोपेये कहा गया। इस मिशन को कई और नामों से भी जाना जाता है, और इसका मकसद था हो चिन मी ट्रेल के आसपास मॉनसून सीजन को जानबूझकर लंबा करना, ताकि लगातार बारिश से दुश्मन की रणनीति को बिगाड़ा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कैसे हो सकता है। इसके लिए हो चिन मी ट्रेल के बारे में आपको थोड़ा जानना होगा। ये ट्रेल जंगल, पहाड़ और नदियों से होकर गुजरने वाले रास्तों का एक नेटवर्क था। भूगोल के लिहाज से ये उत्तरी वियतनाम से शुरू होकर लाओस, कंबोडिया और इसके कुछ हिस्सों से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसका इस्तेमाल वियतनामी सैनिक अमेरिका के हवाई हमलों से बचने के लिए करते थे। युद्ध के दौरान दक्षिणी वियतनाम में वियतकांग और उत्तरी वियतनामी सेना को हथियार, सैनिक और रसद भेजने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रिविया के तौर पर जान लीजिए कि वियतनाम युद्ध 1955 से 1975 तक अमेरिका और वियतनाम के बीच लड़ा गया था। दूसरा, हो चिन मी उत्तरी वियतनाम के क्रांतिकारी नेता थे। लौटते हैं कहानी पर, तो अमेरिकन एयरफोर्स ने 1967 से 72 के दौरान आर्टिफिशियल बारिश की मदद से इस इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड्स कराए थे, जिससे जमीन खिसकने लगी, सड़कों और पुलों और रिवर क्रॉसिंग्स को नुकसान पहुंचा, और इसका सीधा असर नॉर्थ वियतनामीज ट्रूप की मूवमेंट पे पड़ा, क्योंकि वे अपने सप्लाई रूट्स और लॉजिस्टिक्स में फंस चुके थे। ये पहला ऐसा रिकॉर्डेड मामला था जब किसी देश ने वेदर मॉडिफिकेशन को एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री टूल की तरह इस्तेमाल किया। अमेरिका ने इस मिशन को एक कॉम्बैट टेस्टेड सक्सेस माना, यानी कि एक ऐसा प्रयोग जो ना सिर्फ मुमकिन हुआ बल्कि युद्ध के नतीजों पर असर डालने वाला साबित भी हुआ। यहीं से वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी का मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करने का चलन शुरू हो गया। ये चलन एक बार फिर से अमेरिका ने ही दोहराया। वियतनाम युद्ध वाले दौर में, यानी कि 1969 से 1970 के बीच, अमेरिका ने एक सीक्रेटली क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल क्यूबा के गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया। ये खुलासा लोवेट पॉन्टे ने किया, जो उस समय पेंटागन के एक थिंक टैंक से जुड़े हुए रिसर्चर रह चुके हैं। उन्होंने नेशनल पब्लिक रेडियो को एक इंटरव्यू में बताया कि 1966 से लेकर 1972 के बीच CIA और बाद में पेंटागन ने साउथ ईस्ट एशिया में दुश्मन के रास्तों को कीचड़ भरे और दुर्गम बनाने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था, ताकि मिलिट्री मूवमेंट को स्लो किया जा सके। लेकिन क्यूबा में किए गए क्लाउड सीडिंग का मकसद कुछ और था। वहां बारिश बढ़ाने के बजाय जानबूझकर कम बारिश करवाई गई थी, यानी कि प्लानिंग ये थी कि जो बादल क्यूबा की तरफ जा रहे थे उनमें पहले से ही बारिश करवा दी जाए, ताकि वो क्यूबा तक पहुंचने से पहले ही खाली हो जाए। पॉन्टे ने इसे कुछ इस तरह से समझाया कि यू माइट से वी ट्राई टू एम्बार्गो रेन क्लाउड्स, यानी कि हमने जैसे बारिशों के बादलों पर ही प्रतिबंध लगा दिया हो। पॉन्टे ने यह भी बताया कि 1970 में ये एक्सपेरिमेंट और भी तेजी से किया जाने लगा, क्योंकि क्यूबा के फिदेल कास्त्रो ने उस साल की चीनी फसल को अपनी कम्युनिस्ट सरकार की साख से जोड़ लिया था।
कास्त्रो ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस साल 19 मिलियन टन चीनी प्रोडक्शन का टारगेट रखा था और अमेरिका को लगा कि अगर ये प्रोडक्शन रोक दिया जाए तो इससे क्यूबा के लोगों का मनोबल टूट जाएगा, जिससे सीधा सीधा असर कम्युनिस्ट सरकार की छवि को खराब करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद जो हुआ वो मौसम के जरिए छेड़ी गई एक इनविजिबल बैटल थी। क्लाउड सीडिंग से क्यूबा में कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हुई तो कहीं सूखा पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि चीनी की फसल अपने टारगेटेड प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाई और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि इस वजह से कास्त्रो ने इस्तीफा देने की बात भी कह दी थी, लेकिन बाद में वो अपने पद पर बने रहे। हालांकि अमेरिका यानी पेंटागन ने अपने ऊपर लगे इस आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि हमने इस तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं की थी। एक और ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री डिसरप्शन के लिए नहीं किया गया है, बल्कि अब इसका इस्तेमाल इमेज को बनाए रखने और इवेंट्स में होने वाले नुकसान से बचने के लिए भी किया जाने लगा। ये देखने को मिला बीजिंग ओलंपिक 2008 के दौरान, जब चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने देश की ग्लोबल इमेज को एकदम फ्लॉलेस दिखाने के लिए मौसम को ही मैनिपुलेट करने का फैसला लिया था। इस इवेंट की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज के दौरान बारिश ना हो, इसके लिए चीन ने 11,000 से ज्यादा क्लाउड सीडिंग वेपन्स तैयार किए थे, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स, गन्स और दूसरे हाईटेक वेदर कंट्रोल सिस्टम शामिल थे। इस सिस्टम के जरिए केमिकल्स को बादलों में शूट किया गया ताकि बारिश को बीजिंग शहर से पहले ही रोक दिया जाए। इस ऑपरेशन का मकसद साफ था, क्लियर ब्लू स्काईज, जीरो डिस्टर्बेंस और एक ऐसा विजुअल परफेक्शन जो दुनिया भर को दिखाया जा सके। और सच में नतीजा भी वही हुआ। बीजिंग का आसमान इस मेगा इवेंट के दौरान बिल्कुल साफ और स्टैटिक दिख रहा था। ये टेक्निक इतनी कारगर साबित हुई कि 2019 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपनी 70th एनिवर्सरी बनाई तो फिर से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। इस बार भी मौसम को इवेंट के हिसाब से कंट्रोल किया गया ताकि नेशनल प्राइड को किसी तरह से बारिश की वजह से स्पॉइल करने से बचाया जा सके। इन घटनाओं ने साफ दिखाया कि अब सरकारें सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल या मीडिया मैसेजिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब क्लाइमेट भी एक टूल बन गया है जिसे क्यूरेटेड किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि मौसम ने न सिर्फ वॉर स्ट्रेटेजी को बदला है, बल्कि कई बार उनके नतीजों को भी पूरी तरह से बदल दिया है। जब एक अचानक आया थंडरस्टॉर्म वाशिंगटन डीसी को ब्रिटिश आर्मी के हमलों से बचा ले गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बैटल ऑफ द बल्स में भी मौसम ने एक क्रूशियल रोल निभाया था। तेज बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने एलाइड ट्रूप्स की मूवमेंट को काफी धीमा कर दिया था, जिससे जर्मन फोर्सेस को टेम्पररी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिली थी। लेकिन आखिर में एलाइड फोर्सेस यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जीत हासिल की थी। सबसे चौंकाने वाला एग्जाम्पल तो 9 अगस्त 1945 का है, जब अमेरिका ने जापान पर दूसरा एटॉमिक बम गिराने का फैसला किया और उसका अगला टारगेट था कोकुरा। लेकिन क्लाउड कवर और लो विजिबिलिटी की वजह से मिशन को डाइवर्ट कर दिया गया और नागासाकी को निशाना बना दिया गया था। इसलिए आज के दौर में सिर्फ चाइना ही नहीं, बल्कि यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कई दूसरे देशों ने भी मौसम को लेकर बड़े लेवल पर साइंटिफिक रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट क्लाइमेट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिलहाल दुनिया भर में 764 से ज़्यादा एक्टिव जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि ऐसे मिशंस जिनका मकसद है मौसम में मानव दखल के जरिए रेनफॉल, क्लाउड बिहेवियर, स्टॉर्म्स और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। इन सभी रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स ने एक बहुत बड़ा साइन दिया है कि वेदर मॉडिफिकेशन अब एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं रह गई है, बल्कि भविष्य का सैन्य हथियार बनता जा रहा है। क्योंकि जब किसी देश के पास ये क्षमता हो कि वो किसी दूसरे देश पर बारिश करवाकर बाढ़ ला दे या बादलों को रोककर सूखा पैदा कर दे, तो फिर ये प्रकृति नहीं है, ये एक जियो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी बन जाती है। इसी खबर को भांपते हुए यूनाइटेड नेशन ने 1977 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई जिसका नाम रखा ENMOD कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर हॉस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, जिसका मकसद था कि कोई भी देश मौसम या पर्यावरण को हथियार की तरह युद्ध के दौरान इस्तेमाल ना करे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि दुनिया के कई देशों में अब भी मौसम को वेपन की तरह एक्सप्लोर किया जा रहा है। वेदर वेपनाइजेशन की दौड़ चुपचाप आगे बढ़ रही है और शायद आने वाले वक्त में बादल सिर्फ बारिश नहीं, किसी देश की राजनीति भी तय करेंगे। यानी सवाल अब ये नहीं है कि मौसम बदलेगा या नहीं बदलेगा, सवाल ये है कि उसे बदलेगा कौन।
आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।